ठीक है ना। स्टोमेटा के ओपनिंग से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा ना। स्टोमेटा जो है उसके ओपनिंग से पानी बाहर निकलेगा। तो पानी का बाहर निकलना, वाटर वेपर का बाहर निकलना, वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। लेकिन ट्रांसपीरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चल हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। जो लॉस ऑफ वाटर वेपर है बाय प्लांट, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान दे, अगर हम लोग देखें एक प्लांट को, ठीक है ना, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है कि ये जो प्लांट है इसमें कौन कौन सा ट्रांसपीरेशन होता है। याद कर, हमने बताया था कि अगर एस्टोमेटा से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ना। वैसे ही अगर उसमें ऐसा हो कि उसमें बहुत स्टेम में छेद हो, लेंटिकल्स उसको बोलते हैं, उस लेंटिकल से अगर पानी निकले तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। और ऐसा होगा कि क्यूटिकल से अगर पानी निकले, ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल से होकर के पानी निकल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ये किसके द्वारा होता है बेटा, मतलब सॉरी, फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमें ये भी पता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में जो ट्रांसपीरेशन होता है वो असल में होता है एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो मेनली एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में बात, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो जनरली हमें पता चलेगा दो तरीके के फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना। पहला जो बेटा फैक्टर है वो हम लोग उसको बोल सकते हैं बाहरी कारक या एक्सटर्नल फैक्टर के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो प्लांट का अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर बोल सकते हैं। दो तरीके के फैक्टर है। एक फैक्टर को हम लोग नाम देंगे बाहरी, या हम लोग उसको एक्सटर्नल फैक्टर के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग एक को बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक या बाहरी कारक, ठीक है ना। जबकि दूसरा हमारा हो जाएगा इंटरनल फैक्टर, प्लांट का अंदर का बनावट वगैरह, ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर, दो तरीके का फैक्टर होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं। तुम इसको एक्सटर्नल फैक्टर बोलो, या चूंकि वातावरण है तो इसलिए तुम इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जो हमारा बाह्य कारक है, वातावरण का कारक है, उस नाम से भी डिस्कस कर सकते हो। जबकि इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का बनावट और क्या, ठीक है ना। प्लांट जो है, पौधे हैं, उसके बनावट की बात करेंगे तो वो इंटरनल फैक्टर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर में बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। सबसे पहला जो हमारा होगा वो ये है कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नमी, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी, वातावरण में जो नमी होती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वातावरण में नमी, ठीक है ना। तो बेटा एक बात बता, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे एक पत्ता है, लेट सपोज एक लीफ है, ठीक है ना। ये एक लीफ है, पत्ता है, इस पत्ता का ये स्टोमाटा मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। और इस स्टोमाटा से पानी जो है वो बाहर निकालना चाहता है, ठीक है ना। वाटर वेपर जो है, वाष्प जो है वो बाहर निकलना चाहता है। बेटा एक बात बता, अगर बाहर वातावरण में नमी हो, ठीक है ना, अगर बाहर में वातावरण में नमी हो, तो तुम्हें क्या लगता है, पानी यहां से तेजी से निकलना चाहिए या उसका रेट धीमा हो जाना चाहिए, स्लो होना चाहिए, फास्ट हो जाना चाहिए। पानी वातावरण में जाना चाहता है, वाष्प जो है वो वातावरण में जाना चाहता है, ऑलरेडी पानी ज्यादा मात्रा में वाष्प है। तो तू बता, रेट उसका धीमा होगा या ज्यादा होगा, चैट बॉक्स में बता तू जल्दी। ओके, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो होगा कतिवा, वातावरण में पानी ऑलरेडी पहले से वातावरण में चिपचिपा है, नमी है, तो स्लो हो जाएगा ना। ना फतेहा, स्लो होगा, क्या कर रही बेटा। अगर मान ले वातावरण में ऑलरेडी नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो वो तो स्लो हो जाएगा ना। ना, तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी हमारा ज्यादा हो,
ठीक है ना। तो जो पानी है, हमारा जो वाष्प है, उसके निकलने की जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाए ना। तो तुम बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो होता है ना वो उल्टा होता है किसका। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन का। ठीक है ना। जो हमारा ट्रांसपीरेशन है उसका उल्टा हो जाएगा। जितना ज्यादा वातावरण में नमी उतना कम मात्रा में क्या, उतना कम मात्रा में बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसपीरेशन है वो हो जाता है। मान ले वातावरण एकदम सूखा है, वातावरण में पानी नहीं है, चिपचिपा नहीं है, तो क्या होगा, पौधा आसानी से जल वाष्प जो है वहां से बाहर निकल सकता है ना। तो एक रिलेशनशिप हम लोग को क्या यहाँ पे पता चला, हम लोगों को पता चला कि जितना ज्यादा मात्रा में, समझना मेरी बात, जितना ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उतना कम मात्रा में ट्रांसपीरेशन होगा। ये पहला फैक्टर है, वाही कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है। चलो हम लोग दूसरा की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, तापमान। ठीक है। दूसरा बेटा हम लोग तापमान की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर। ध्यान देना, टेम्परेचर। टेम्परेचर की खासियत क्या है बेटा, ध्यान देना। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तापमान बढ़ाते जाओगे, पानी जलवाष्प में बढ़े बदलेगा, और अगर जो जो वो जलवाष्प में बदलेगा तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। तो तुम बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो है ना उसको बढ़ाने से हमारा जो ट्रांसपिरेशन है, जलवाष्प के बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा ना। मतलब क्या, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या तुम बोल सकते हो कि ये इसका समानुपाती है। टेम्परेचर जो होता है वो भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। चल उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो लाइट भी ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, ऐसा देखा गया है कि लाइट जो हमारा है ना, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली ब्लू और रेड लाइट। ठीक है ना। तो लाइट के बारे में मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है ना, लाइट के बारे में एक पॉइंट अपन मेंशन करते हैं। ठीक है ना। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है कहाँ, तो याद रखना है, इन ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है ना। ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। ठीक है ना बेटा। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को यहाँ पे दिमाग में रखना है कि हमारा ब्लू और रेड जो है उसमें मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है। चल इसके अलावा भी कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको भी अपन डिस्कस करें, ध्यान दें। अब हम लोग बात करते हैं विंड वेलोसिटी या हवा का रफ्तार। समझना मेरी बात। अपन अब बात कर लेते हैं विंड वेलोसिटी या हवा का रफ्तार। ठीक है ना। विंड वेलोसिटी, विंड का मतलब होता है हवा, विंड की वेलोसिटी। तो तू ही मुझे बता, अगर मान ले वातावरण में हवा बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है ना, तो ट्रांसपीरेशन जो हमारा तेजी से होगा या कम हो। मान ले इसके आसपास का ये पता है, इसके आसपास में हवा बहुत तेजी से चल रहा हो, तो पानी का जो लॉस है, जलवाष्प का जो लॉस है, वो तेज होगा या धीमा हो। चैट बॉक्स में बता तो। लॉस ऑफ वाटर हम बोल रहे हैं बेटा। हाँ। मान ले यहां से पानी उड़ने वाला है और हवा तेजी से चल रहा है, तो जल्दी जल्दी से ना यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। हम्म। हाई या लो, सोच सोच, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर। अगर मान ली ये पत्ता है, इस पत्ता के आसपास से हवा तेजी से गुजर रहा है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा से जल्दी जल्दी निकलेगा ना। हम्म। तो हम लोग बोल सकते हैं विंड वेलोसिटी जो है वो ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देता है। मतलब क्या कि विंड वेलोसिटी जो होता है ट्रांसपिरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अगर विंड वेलोसिटी बढ़ गया तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगी। एक लिमिट तक, एक लिमिट तक जो है ये काम देखने को मिलता है, एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है ना। ये चीज को हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक और इफेक्ट मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। मैं एक और आपको इफेक्ट बता रहा हूँ, समझना मेरी बात। मैं यहाँ पे एरो नीचे दिखा देता हूँ। हाँ। अच्छा एक बात और बता, हम लोग अब बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो हमारा वायुमंडलीय दबाव है उसकी बात। हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। ये पता है, इस पे वायुमंडल का दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मान ले इस पत्ते पे वायुमंडल का दबाव ज्यादा है, तो क्या लगता है इसके अंदर से जो निकलने वाले अणु हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, वो तेजी से निकलेंगे या धीमा से, अगर वायुमंडलीय दबाव बढ़ा दिया जाए तो। तेजी से निकलेगा या धीमा से। तो मान लो वाटर मॉलिक्यूल हो, तुम पत्ता से निकलना चाह रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर में दबाव बहुत तेज, बहुत ज्यादा डाल दिया है,
तो तुम्हारा निकलने का जो रेट है, ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है, वो धीमा होगा या कम? बिल्कुल धीमा हो जाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन का। ठीक है ना, जो ट्रांसपीरेशन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को इसको मिला है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या क्या समझ में आया, ध्यान देना। हमें ये समझ में आया कि एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, नमी। नमी जितना ज्यादा वाटर लॉस उतना कम। टेम्परेचर, जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा जो है वो लॉस होगा ना। उसके बाद हम लोग देख रहे थे ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही हम लोग विंड का वेलोसिटी बढ़ा दें, हवा की गति बढ़ा दें, तो ट्रांसपिरेशन हमारा बढ़ जाता है। जबकि वायुमंडलीय दबाव अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा बढ़ा दें, तो उससे क्या होने वाला है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से हमारा ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो ये था एक्सटर्नल फैक्टर या हम लोग बोल सकते हैं बाह्य कारक। ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, एक्सटर्नल फैक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता, एनीबडी, एक्सटर्नल फैक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, गुड बेटा। चल ठीक है, तो इस पेज को अपन सेव करते हैं। अपन अब इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करें। ठीक है ना, चलो मैंने सेव कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम लोग इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, बाद बाकी को इरेज करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक्सटर्नल फैक्टर को इरेज करता हूँ, सॉरी, 1 मिनट। काम क्यों नहीं कर रहे, चलो बोल रहे, अपन इंटरनल फैक्टर के बारे में अब बात करेंगे। हटाते हैं इस पेज को। ओके, अपन अब इंटरनल फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर में कौन कौन सा आएगा वो देख लेते हैं। इंटरनल फैक्टर, ठीक है, ध्यान देना बेटा। अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर की बात करेंगे कि इंटरनल फैक्टर में कौन कौन सा है, तो इंटरनल फैक्टर आसान है, तुम इसको समझते हो। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला तो हमारा रीजन आ जाएगा स्टोमाटा। ध्यान देना, सबसे पहला तो हमारा रीजन जो आ जाने वाला है दैट वन इज स्टोमाटा। अब देख लो किसी पत्ते में स्टोमाटा की संख्या कितनी है, कैसे वो प्रेजेंट है, वो सब देख लो और क्या। ठीक है ना, सबसे पहले स्टोमाटा हमारा पहला रीजन आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्टोमाटा, ठीक है ना, का नंबर बढ़ा दिया जाए तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा या घटेगा? किसी पत्ते में स्टोमाटा जो छेद होता है उसका नंबर बढ़ा दिया जाए तो हमारा ट्रांसमिशन का प्रोसेस बढ़ेगा या घटेगा? बता दो चैट बॉक्स में। ओके बेटा, अगर नंबर बढ़ाएंगे या छेद बढ़ा देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर इस पत्ते में स्टोमाटा का नंबर बढ़ा देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जब ट्रांसमिशन हमारा फास्ट हो जाएगा ना। हाँ या ना, तवशुम, अदीबा, अगर किसी पत्ते में, अगर हम लोग उसका जो ये होता है पोर्स होता है स्टोमाटा होता है उसके नंबर को बढ़ा दे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा ना। मतलब स्टोमाटा का जो नंबर है ना वो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। चल, उसके ये तो हमारा था स्टोमाटा। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टोमाटा जो हमारा है ना वो कहाँ पे है। ये पत्ता है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इस पे गिर रहा है, समझना मेरी बात, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पे गिर रहा है। और एक ये वाला एरिया जो है नीचे वाला उस पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे टमाटर ऊपर में डाल दे और नीचे में डाल दे तो पानी कहाँ लॉस होने की संभावना ज्यादा है, ऊपर वाले सरफेस से या नीचे वाले सरफेस से? अगर हम लोग क्या करें कि पत्ते को टमाटर यहाँ पे भी रखने की संभावना है, नीचे भी रख सकते हैं, पत्ता के नीचे भी रख सकते हैं। कहाँ पे रखेंगे तो ज्यादा पानी निकले, ऊपर में या नीचे में? बताना। ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, हीट करेगा, पानी गर्म होगा निकल जाएगा। नीचे वाला जो है अपेक्षाकृत रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम निकलेगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ स्टोमेटा वो भी इंपॉर्टेंट ना, पोजीशन ऑफ स्टोमाटा ना, वो भी अफेक्ट करता है वाटर के लॉस को।
ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा एक इंटरनल फैक्टर हो गया। उसके अलावा इंटरनल फैक्टर और क्या क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दें। उसके अलावे अगर हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, स्टोमाटा के अलावे अगर हम लोग देखें, तो उसके अलावे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा है, वो हमारा है मतलब कि कितना पानी अवेलेबल है। ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं कितना पानी अवेलेबल है। ठीक है ना, वाटर अवेलेबल, वाटर अवेलेबल वाटर। जैसे मान ले एक प्लांट है, उसके पास पानी उतना ज्यादा मात्रा में है ही नहीं, जड़ में उतना पानी है ही नहीं। अगर उतना मात्रा में जड़ में पानी नहीं है तो नो डाउट वो ट्रांसपिरेशन कम करेगा ना। तो ये भी एक फैक्टर हो गया हमारा, पानी कितना मात्रा में अवेलेबल है, वो भी इस चीज को दर्शाता है कि कितना लॉस ऑफ वाटर होगा। ठीक है ना, अगर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो ज्यादा मात्रा में लॉस होगा, और अगर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है तो कम मात्रा में लॉस होगा। ठीक है ना। तो अवेलेबल वाटर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये पता करने के लिए कि हमारा वाटर का लॉस जो है वो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा पौधे कहाँ रखे हुए वो भी तो इम्पोर्टेंट है। मान लो तुम ऐसे जगह पे पौधे को लगा दिया जहां पे सूर्य का प्रकाश ठीक से मिल ही नहीं रहा है, एकदम आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा है उसका, तो वहां पे लॉस ऑफ वाटर कम होगा। लेकिन लेट सपोज उसी को तुमने क्या किया कि एकदम खुले मैदान में लगा दिया, तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा ना। तो कैनोपी वहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कैनोपी का मतलब होता है झाड़ वगैरह जिसको बोलते हैं वो। ठीक है ना, अगर कैनोपी है, आसपास में ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहां पे लॉस ऑफ वाटर कम होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कैनोपी नहीं है तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कैनोपी, कैनोपी का मतलब झाड़ वगैरह जो होता है, कैनोपी अगर है, ठीक है ना, तो लॉस ऑफ वाटर जो हमारा है वो ज्यादा नहीं होगा, और कैनोपी नहीं है तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी अपन यहाँ पे मेंशन कर ही लेते हैं लास्ट। ठीक है ना, हमारा सूट अपॉन रूट रेशियो। ठीक है ना, ध्यान दे, एक पौधा है, इस पौधे के पास में ये सूट जो है उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, रूट खूब ज्यादा मात्रा में, समझना, खूब ज्यादा मात्रा में इसके पास रूट है। एक दूसरा पौधा और है जिसके पास रूट बहुत कम मात्रा में और सूट सिस्टम बहुत ज्यादा है। तू बता कौन सा पौधा, पौधा ए और बी, इसमें से कौन सा पौधा ज्यादा मात्रा में पानी लॉस करेगा, ए या बी? कौन ज्यादा मात्रा में वाटर को लॉस करेगा, बताना। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ए। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि ए के पास रूट ज्यादा मात्रा में है। रूट ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा मात्रा में ये हमारा पानी को अवशोषित करेगा, और ज्यादा मात्रा में पानी अवशोषित करेगा तो जो ही इसके पास भाग है उससे ज्यादा पानी निकालेगा। ठीक है ना, जबकि बी में देखेंगे कम मात्रा में पानी अवशोषित कर रहा है, इसके पास स्टोमेटा ज्यादा हो सकता है लेकिन वाटर ज्यादा नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास पानी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा रूट होता है वो उतना ज्यादा मात्रा में पानी को बाहर निकालने में कैपेबल हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इंटरनल फैक्टर में हमारा स्टोमाटा, उसका नंबर देख लेना है, पोजीशन देख लेना है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हम लोग को वो देख लेना है, पानी इसके पास कितना अवेलेबल है। कैनोपी, कहाँ पे वो पौधा रखा हुआ है, लगा हुआ है। और चौथा, उसमें रूट जो है वो ज्यादा मात्रा में है कि नहीं है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो हमारा है ना इंटरनल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लॉस ऑफ वाटर को। ठीक है ना, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर, हाँ या ना? चैट बॉक्स में बताना, चीजें क्लियर है ना? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके, गुड। चलिए जी, अपन इससे आगे बढ़ते हैं, इसको अपन इरेज करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड कदीवा। चल ठीक है, ध्यान दे, एक छोटा सा टॉपिक है, जनरली ये कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना है इसको। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपीरेशन रेशियो। ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन रेशियो, ये क्या है, ध्यान रखना। ट्रांसपीरेशन रेशियो, हम लोग लीफ के बारे में क्या देख रहे थे, ये जो अपना लीफ था, वहां पे स्टोमाटा जो थी उस स्टोमाटा से पानी निकल रहा था, स्टोमाटा का ओपनिंग हुआ, वेपर जो है वो बाहर निकला, वाटर वेपर बाहर निकला। ध्यान देना बेटा, जब वाटर वेपर बाहर निकल रहा होता है उसमें तो स्टोमाटा खुला हुआ है, वही समय होता है जिस समय हमारा जो प्लांट है तब तक में क्या करता है, CO2 को अंदर में ले लेता है।
किस काम के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर तो होता ही होता है, उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक नीडेड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी उसी समय जो है ले लिया जाता है। समझना मेरी बात, उसी समय ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये CO2 क्यों लिया जा रहा है? तो हम बोल सकते हैं CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। देख रहे हो, अगर मान लो हमारा ट्रांसपिरेशन नहीं होता, वाटर लॉस नहीं होता, तो स्टोमाटा नहीं खुलता, और जब स्टोमाटा नहीं खुलता तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में कैसे जाता, और जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में नहीं जाता तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में नहीं जाएगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं। समझ रहे हो ना। तो बेटा यहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन रेशियो है क्या, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, देखो ट्रांसपिरेशन रेशियो को अगर हम लोग देखें तो यही रेशियो है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला अपॉन कितना कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कितना वाटर निकला अपॉन कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूं, ट्रांसपिरेशन रेशियो इक्वल्स क्या, तो बोल सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 H2O इवेपोरेटेड, मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड, ठीक है ना, कितना मोल हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर निकल गया, अपॉन क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलाइज्ड, ठीक है ना, कितना मोल CO2 जो हमारा है वो यूज कर लिया गया है। ओके, हाउ मच CO2 नंबर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैव बीन यूज्ड, ठीक है ना। इसी रेशियो को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेशियो को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो, ठीक है ना। तो बेटा अगर कोई आपसे ट्रांसपिरेशन रेशियो पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या है, मोल ऑफ H2O ट्रांसपायर्ड अपॉन मोल्स ऑफ CO2 एसिमिलाइज्ड, कितना CO2 लिया गया है, कितना हमारा जो H2O है वो ट्रांसपायर किया गया है। मान लो 10 मॉलिक्यूल ट्रांसपायर किया गया, बाहर निकाल दिया गया वाटर का, उसी समय 2 मॉलिक्यूल अंदर ले लिया गया, तो उसमें TR कितना हो जाएगा हमारा, 10 H2O बाहर निकला है, 2 ठोस CO2 यूज किया गया है, TR हो जाएगा 5। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेशियो कितना होगा। ओके बेटा, तो ट्रांसपिरेशन रेशियो क्लियर है, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना। ओके बेटा, वेरी गुड, पेज नंबर बता दे। एक्सलेंट बेटा। ओके फतेहा, कदीबा, वेरी गुड बेटा। चल ठीक है, तो ये था ट्रांसपिरेशन रेशियो, हम लोगों को ये ध्यान रखना है। देख मैं जो भी चीजें बताता हूँ एनसीईआरटी से ही बताता हूँ, जो चीजें तुम्हें लगा कि सर एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं तो एनसीईआरटी में ही वहां पे लिख लेना है उस चीज को, ठीक है ना, वहीं पे इसको नोट करना है। चल आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो लीफ जो हमारा था, ये जो लीफ थी हमारी, ठीक है ना, उस लीफ से जो हमारा स्टोमाटा से जो हमारा कार्बन H2O निकल रहा था पानी, वो लॉस हो रहा था ना, और उसी समय एक फायदा भी हो रहा था, पानी लॉस कर रहे थे उसी समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में ले रहे थे, ये हमारे लिए फायदा था। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए हम लोग ले रहे थे, तो हम लोग इसको ले रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आती, मतलब ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। बेटा आपको बता दें, तुमको जान के आश्चर्य हो गया होगा, अबाउट 99% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है ना, इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात मैंने लिखा है यहाँ पे, पौधा जितना पानी एब्जॉर्ब करता है ना जड़ के द्वारा, उसका लगभग 99%, 99% पानी जो है वो बाहर फेंक देता है, लॉस कर देता है। मान लो ये पौधा है, ठीक है ना, उसने अपने जड़ के द्वारा पानी अवशोषित किया, अगर वो 100% या 100 लीटर अगर पानी वो एब्जॉर्ब किया ना, तो 100 में 99% जो पानी है उसको वो बाहर निकाल देता है। तुम 100 रुपया, 100 रुपीज तुम कमाती हो, 100 रुपए में से तुम 99 रुपया क्या करते हो, फालतू में रास्ते पे फेंक के चले जाते हो, किसी को दे देते हो, केवल 1 रुपया तुम अपने लिए रखते हो। कितना दुख का बात है। पौधा 99% वाटर, 100 में से 99 लीटर पानी जो है ना वो बर्बाद कर देता है, केवल 1 लीटर पानी यूज करता है। समझ रहे हो ना, बोल सकते हैं ओनली
1% वाटर इज यूज्ड फॉर, किस काम के लिए? तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो क्या पौधा बेवकूफ है, बुद्धू है क्या वो? ऐसा क्यों करता है पौधा, कोई भी पौधा? केवल 1% जो है ना, वो पानी हमारा यूज करता है, बाद बाकी को फेंक देता है, ऐसा क्यों? तो देख, कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, ये डेली लाइफ की बात है, कभी कभी कोई चीज तुम्हारे लिए खराब है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ता है। जैसे मान ले, घर में एक बिगड़ैल लड़का है, बदमाश है, उसी चलते फैमिली को लॉस हो रहा है, ठीक है ना? लेकिन वो बिगड़ैल लड़का का कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, इसलिए फैमिली उसको संभालती है ना। कुछ ऐसे ही है। अगर मान ले, एक वैसे तो बहुत सारा रीजन है इसके अच्छा होने का, ठीक है ना? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर ये 99% पानी लॉस नहीं करता तो स्टोमाटा खुलता नहीं। पर तू ही बता, अगर स्टोमाटा नहीं खुलता तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या अंदर में जाता? हाँ। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में नहीं जाता तो क्या फोटोसिंथेसिस होती? हम्म। नहीं ना। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाने के लिए ये जरूरी है कि पानी लॉस हो, स्टोमाटा ओपन करे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आराम से एंट्री कर जाए। समझ रहे हो ना? उसके अलावे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद कि ये पानी जब लॉस होता है ना, तो पानी जो है ऐसे निकलता है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी इसके साथ साथ ऊपर चढ़ते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स जो है ना, पानी में घुल करके अंदर ऊपर चढ़ते हैं। अगर हमारा ट्रांसपीरेशन नहीं हो, पानी ऊपर की तरफ लॉस नहीं करे, तो मिनरल्स ऊपर कैसे जाएगा, पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? जड़ से जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, वो पत्ती तक कैसे जाएगा? उसी पानी में तो घुल करके वो जाता है। हाँ। तो ये सब जो है ना इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है, हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान देना, यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है ना इसेंशियल इविल है, एक आवश्यक बुराई इसको बोलते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना, अबाउट 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन, ओनली 1% इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? बट ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट। इतना चीज होने के बाद भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? तो चलो लिखते हैं, बिकॉज, बिकॉज, किस लिए? तो पहला रीजन इसके पीछे हम लोग बात करेंगे क्या? पहला रीजन इसके बारे में बात करेंगे, CO2 enters into स्टोमाटा। अगर ये चीज ना हो तो CO2 स्टोमाटा में कैसे एंट्री करेगा? ठीक है ना? उसके अलावा हम बोल सकते हैं वाटर इज सप्लाइड, 1% ही सही, लेकिन है तो ना, फॉर फोटोसिंथेसिस। 1% ही सही, लेकिन जितना ही है वो वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये पानी जो बाहर निकलता है ना, वही तो पौधे को ठंडा करता है। ठीक है ना? तो बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट लोअर्स डाउन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के समय में तुम पेड़ के नीचे अगर सोते हो या बैठते हो तो तुमको ठंड लगती है अपेक्षाकृत, यही तो उसके पीछे रीजन है ना। यही जो ट्रांसपिरेशन वाला पानी है, वही तो वातावरण को ठंडा करके रखता है। ठीक है ना? उसके अलावा हम लोग अगर बात करेंगे, तो हमारा बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स जो है उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है ना? तो देख रहे हो, इतना बुराई होने के बावजूद भी कुछ अच्छाई भी है इसमें। अगर ये 90% वाटर हमारा लॉस नहीं होता तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। ठीक है ना? ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि बेटा, हम लोग ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं, इसेंशियल इवेंट। हैंस क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांसपीरेशन इज क्या? इसेंशियल इविल, आवश्यक बुराई है ये। बुराई तो ये है, लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे होता है, लेकिन अगर ये बुराई ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना? हमारा CO2 जो है वो कैसे एंटर करेगा, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कुछ और उपाय ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होगा, टेम्परेचर जो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है वातावरण का, वो कैसे होगा। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो वाटर को हम लोग, सॉरी, ट्रांसपीरेशन जो हमारे लिए है,
कैसे इंपॉर्टेंट है वो चीजें क्लियर हुई, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताओ। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एनवायरमेंट के बाद क्या लिखे हैं सर, कहाँ, एनवायरमेंट लोअर्स, LOWERS, लोअर्स बेटा, LOWERS, लोअर्स। ओके, चल ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें हमारी जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसको मैं मिटाऊं, पेज नंबर बता दे, पेज नंबर बताना। ओके बेटा, गुड, चल ठीक है। ओके, चल ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना, बताना मुझे। अगर मान ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, तो बता ट्रांसमिशन बढ़ेगा या घटेगा। अगर वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दिया जाए तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा या घटेगा, चैट बॉक्स में बता, समझ में आया तो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ट्रांसमिशन घटेगा ना, ट्रांसपिरेशन हमारा घट जाएगा। ओके, चल ठीक है। अगर मान ले हम लोग ऐसा करते हैं, विंड को बढ़ा दें, विंड का जो वेलोसिटी होता है, हवा का जो रफ्तार होता है, उसको बढ़ा दें, तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा या घटेगा। वेरी गुड बेटा, बढ़ेगा, एक्सेलेंट, बढ़ेगा ना। हवा का रफ्तार बढ़ाने देंगे, मॉलिक्यूल जो है जल्दी जल्दी वहां से निकलेगा ना। हम बोल सकते हैं विंड वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, ट्रांसमिशन का रफ्तार जो है वो बढ़ेगा। चल ठीक है। ओके, और अगर ऐसा करें हम लोग, स्टोमाटा जो है, उस स्टोमाटा का संख्या किसी पत्ते पे कम कर दें, स्टोमाटा का संख्या अगर हम लोग कम कर दे तो ट्रांसमिशन का क्या होने वाला है। वेरी गुड, क्या क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है ना, पौधे जो है वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको अपन डील करने वाले हैं। पौधे पानी को कैसे अवशोषित करते हैं। ओके, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है बेटा, ध्यान दें। अगर हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे, प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। प्लांट अपन बना लेते हैं, ठीक है ना। ये प्लांट है, ये इसका जड़ है, मान ले ये इसका जड़ है और ये इसका क्राउन है, ये पौधा है, ठीक है ना। प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लें ये वाटर है, ठीक है ना। तो वाटर जो है कैसे प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में ध्यान दें। अपन ऐसा करते हैं कि प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। छोटा टुकड़ा एक हम लोग काट के, मान लो ये जड़ है, उसको काट के बाहर निकालते हैं। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि प्लांट के सबसे बाहर में जो हमारा लेयर होता है सेल का, उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, रूट हेयर सेल बोलते हैं। नाम सुना है आपने, याद कीजिए बेटा, आपने रूट हेयर सेल करके एक नाम सुना होगा, याद है ना। पौधे का जो जड़ होता है उसके ऊपर में जो एपिडर्मल लाइनिंग होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, बालनुमा संरचना होती है, इसलिए इसको हम लोग रूट हेयर सेल बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है, जड़ का सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर सेल, ठीक है बेटा। और ये जो रूट हेयर सेल जो हमारा होता है ना, असल में जड़ का यही वाला भाग जो इस तरीके से निकला हुआ होता है, इसी का काम होता है पानी को अवशोषित करना। केवल पानी को ही नहीं बल्कि मिनरल्स को भी, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर है, ध्यान देना मेरी बात, वाटर जो है उसको अवशोषित करने का काम जो है इसी को मिला हुआ है। वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम इसी को मिला, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं रूट हेयर सेल क्या करता है, ये असल में एब्जॉर्ब करता है किसको, तो बोल सकते हैं वाटर्स, ये वाटर को और मिनरल्स को करता है, ठीक है ना। मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट आप क्या क्या है यहाँ पे पता है आपको, असल में ये जो अवशोषित करने का जो तरीका है वो डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा ये अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है ना, डिफ्यूजन के द्वारा इसको अवशोषित करता है।
ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने क्या मेंशन किया, हमने यहाँ पे मेंशन किया कि रूट हेयर सेल जो है ना उसमें पानी का या मिनरल्स का जो एब्सॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो मिट्टी से पानी जो है वो पहुंच गया उसके एपिडर्मल सेल। ठीक है ना। अब एपिडर्मल सेल से आगे कैसे जाने वाला है, चल ध्यान दे समझ में। मान ले इसके अंदर में हम लोग कट करेंगे, ध्यान दे इसको अंदर में कट करेंगे तो ये यहाँ पे मान ले इसका जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम है। पानी को तो वहां तक जाना है, मिनरल्स को वहां तक जाना है ना। तो यहां से वो आगे कैसे वो जाइलम में हमारा पानी ट्रांसपोर्ट होता है, ये इंटरेस्टिंग है बेटा। ठीक है ना। सबसे पहले पानी कहाँ गया, रूट हेयर सेल में गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं पानी और मिनरल्स रूट हेयर सेल से जाइलम तक जाए। सेकेंड नंबर में यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है ना। फ्रॉम रूट हेयर सेल, ठीक है ना, सेल टू जाइलम। रूट हेयर सेल से जाइलम में पानी कैसे जाता है वो अपने लिए इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। रूट हेयर सेल से जाइलम में पानी कैसे जाता है उसकी बात करना है। ठीक है ना। तो रूट हेयर सेल से जाइलम में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अगर उसको डिस्कस करना है तो उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके बीच में क्या क्या है उसको देखना पड़ेगा। चल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है ना। ऐसा करते हैं ना कि अपन यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा फिर काटते हैं। ठीक है ना। ये जो टुकड़ा है उसको फिर से यहाँ पे काटते हैं, मान ले कि तुम यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा काटे। ठीक है ना। और इस टुकड़ा को तुम काट करके नीचे इस तरफ तुम दिखाना चाह रहे हो बड़ा करके। ठीक है ना। तो कैसा दिखेगा बेटा, चल अपन बनाते हैं इसको। ठीक है ना। उस बड़े से टुकड़ा को हम लोग काट करके यहाँ पे बनाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अरेंजमेंट हो। ठीक है ना। ध्यान दे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मान लें ये हमारा रूट हेयर सेल था, यहाँ पे ये हमारा रूट हेयर सेल था। लेट सपोज ये अपना रूट हेयर सेल था। ठीक है बेटा। अगर तुम देखोगे इस रूट हेयर सेल को तो इसके आगे तुमको बहुत सारे सेल्स दिखने वाले हैं, मैं कुछ सेल का नाम लिखता हूँ बेटा। ठीक है ना। तुम देखोगे क्या इसके जस्ट बाद में, मान लो एक सेल हमारा इस तरीके से है। ठीक है ना। ये वाला हमारा सेल कुछ इस तरीके से है। थोड़ा मैं इसका सेल वॉल मोटा कर दूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट रुक जाना, रुकना बेटा। हाँ। अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एक सेल ये है मान ले, और मान लो ये एक सेल है। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग और देख लेते हैं, कुछ और भी सेल्स होंगे। चलो दूसरा सेल में बनाता हूँ। एक सेल हमारा ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। और भी सेल्स होते हैं, अपन बना ही लेते हैं। एक सेल ये है और एक सेल ये है। ठीक है ना। एक और सेल में बनाता हूं, समझना मेरी बात अच्छे से, गौर से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, शायद थोड़ा दिक्कत हो क्योंकि तुम लोग एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट कैसे पढ़े हो हमें पता नहीं। ठीक है ना। इस तरीके से बना रहे हैं। ये हमारा क्या है बेटा, ये है रूट हेयर सेल। मैं ऐसा नाम लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसका मैं नाम लिखता हूँ रूट हेयर सेल। क्या नाम है इसका, रूट हेयर सेल। पानी यहां तक आ चुका है। उसके बाद वाला जो सेल का लेयर होता है ना बेटा, उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं पेरीसाइकल, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये वाला जो सेल का लेयर है उसको हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। कॉर्टेक्स के बाद अगर हम लोग देखें, ध्यान देना बेटा, जो कॉर्टेक्स हमारा है उसके बाद वाला जो सेल का लेयर देखेंगे ना, उसके बाद वाला सेल का लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। ठीक है ना। और एंडोडर्मिस के अंदर में जो हमारा सेल का लेयर होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकल। ठीक है ना। पेरी साइकिल। ठीक है ना। तो सेल के रूट हेयर सेल के अगर अंदर में चले, अंदर की तरफ जाए, ठीक है ना, ये मान लें हमारा कटा हुआ पोर्शन है, ये रूट हेयर सेल है। अंदर की तरफ जाएंगे ना तो पहले आएगा कॉर्टेक्स, उसके बाद आएगा एंडोडर्मिस, उसके बाद आएगा पेरीसाइकिल। ये 3 सेल का लेयर जो है हम लोगों को अभी दिमाग में रखना है। ध्यान दे, तुम जड़ के अंदर की तरफ जा रहे हो, रूट हेयर सेल के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर में एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के अंदर में क्या है, पेरीसाइकिल है। ये 3 सेल का लेयर है हमारा। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग देखें बेटा, ठीक है ना, ध्यान देना, अगर हम लोग उसके बाद देखें, उसके बाद वाला जो ये है हमारा है ना, ये जाइलम फ्लोएम। ये जाइलम है, मान लो ये जाइलम, ऐसे मैं बना देता हूं।
ये वाला जो लेयर है ये जाइलम है, ये मैंने गलती से बना दिया, छोड़ो। ये है ना अपना जाइलम है, मान लें ये अपना क्या है, जाइलम है, जिसमें पानी को जाना है। यहाँ पे पानी को इस नली में जाना है, जाइलम में पानी को जाना है। तो पानी यहां से कैसे निकल सकता है, मान लीजिए पानी वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास एक तरीका ये है कि ये इस छेद से, दो सेल के बीच में जो छेद पड़ा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात, दो सेल के बीच में जो छेद पड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल उस छेद से होते हुए जा सकता है, जा सकता है ना, उस छेद से होके जा सकता है। अगर वो दो सेल के बीच में जो नली है या गैप है, ठीक है ना, दो घर के बीच की गली जो होती है, दो सेल के बीच की जो गली है, अगर उस गली से होकर के जाए ना, तो वैसे हम लोग फ्लो को विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं, ठीक है ना, पाथ वे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। जबकि तुम देखोगे क्या, एपोप्लास्टिक पाथवे इस तरीके से पानी तो जा सकता है अंदर में, एपोप्लास्टिक पाथवे से पानी इस तरीके से होकर के आराम से दो सेल के बीच से होते हुए जाइलम में पहुंच जाएगा। लेकिन समस्या क्या है तुमको पता है, समस्या है एंडोडर्मिस के पास में। क्या समस्या है एंडोडर्मिस के पास में, तो तुम एंडोडर्मिस के पास जैसे ही जाओगे ना, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि एंडोडर्मिस के पास में यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना, किस मामले में, तो यहाँ पे तुमको देखने को क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस के पास में कुछ नहीं होता है, गली है, गली के बीच में रास्ता कोई घेर दिया, वैसे ही एंडोडर्मिस के पास में कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिस कारण से ये गली बंद हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो केमिकल का जो डिपोजिशन है, सबरीन का डिपोजिशन हो जाता है, जो कि पानी को आगे नहीं जाने देता। इसको हम लोग बोलते हैं कास्पेरियन स्ट्राइप, समझना, इसको क्या बोलेंगे, कास्पेरियन स्ट्राइप, ठीक है ना। तो इस कास्पेरियन स्ट्राइप के कारण क्या हुआ, देखो रूट हेयर से कॉर्टेक्स तक पानी चला आएगा, लेकिन कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस से होकर के आगे नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नली जो है वो बंद हो गया है। अगर किसी तरीके से इस एंडोडर्मिस को क्रॉस कर जाए तो फिर से एपोप्लास्टिक पाथवे हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए एक व्यवस्था किया गया है, क्या व्यवस्था किया गया है, सुन मेरी बात ध्यान दे। हुआ क्या है, दो सेल के बीच में तुम देखोगे ना, तो दो सेल के बीच में जो होता है, कहीं कहीं पे सेल वॉल नहीं होता है, गायब होता है, लगता है जैसे नली बन गया है, इस तरीके से, कहीं कहीं पे ये नली इस तरीके से बना हुआ तुमको मिलेगा, ऐसा, ऐसा नली मिलेगा तुमको। तो इससे बेटा फायदा क्या हुआ, ध्यान दे, इस नली से, इस नली से फायदा ये हुआ कि पानी को जाने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट मिल गया, वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एंट्री कर सकता है, समझना मेरी बात, वो जो वो पानी है साइटोप्लाज्म में एंट्री कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में एंट्री कर जाएगा, और बिना बाहर में गली में जाए हुए एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। और यहाँ पे ये बेचारा पानी जो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो क्या करेगा, पहले अंदर में चला जाएगा, अंदर में जाने के बाद फिर से बाहर निकल जाएगा, तो फिर से जा सकता है, फिर से जा सकता है। तो बेटा अगर ऐसा हो कि दो सेल के बीच से होते हुए निकले हो, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म अगर जाए, ठीक है ना, तो वैसे पाथवे को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेम प्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सीम प्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो रूट हेयर से लेकर के जाइलम तक पानी दो तरीके से जा सकता है। अगर दो सेल के बीच के गैप से होकर के जाए, सेल के अंदर में प्रवेश नहीं किया है, सेल के बाहर से जा रहा है, दो सेल के बीच की गली से, तो उसको क्या नाम देंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो एक सेल से दूसरे सेल में जाए, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाए, और जिस नली के द्वारा जा रहा है, ये जो नली जो बन रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इस नली को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस नली को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। अगर प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीम प्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना। तो रूट हेयर से जाइलम, वहां जो इस तरीके से पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो तरीके से, एपोप्लास्टिक या सीम प्लास्टिक। दो सेल के बीच से जाए तो एपोप्लास्टिक, जबकि सेल से सेल, सेल से सेल प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सीम प्लास्टिक, ठीक है ना। तो बेटा ये चीजें अच्छे से क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, सच सच बताना मुझे, चैट बॉक्स में अच्छे से बता, क्लियर है या नहीं, जल्दी। ओके अदीबा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके तबशुम, बेटा कास्पेरियन टाइप क्या है, जैसे नली होता है, दो सेल है, ऐसे दो सेल है, इसके बीच की नली थी, गैप थी, उस गैप में मिट्टी भर दी है, तो सबरीन का भरा हुआ जो मिट्टी होता है, सबरीन का भरा हुआ जो यहाँ पे केमिकल होता है, उसी को बोलते हैं कास्पेरियन स्ट्राइप, क्लियर।
हाँ या ना? आदिल, दो सेल के बीच में जो केमिकल भरा हुआ होता है सबरीन का, जो कि पानी को आगे एपोप्लास्टिक पाथवे से नहीं जाने देता है, उसी को बोलते हैं कास्पेरिन स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ओके बेटा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज तुमको दिमाग में रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे तुमको दिमाग में रखना है कि रूट हेयर सेल तक तो पानी और मिनरल आ गया। अब उसको जाना कहाँ है? उसको जाना है जाइलम में। तो रूट हेयर से जाइलम किस किस सेल को पार करेगा? तो कॉर्टेक्स वाले सेल को पार करेगा, एंडोडर्मिस को पार करेगा, और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में जाएगा, और पेरिसाइकिल से जाइलम में जाएगा। ठीक है ना? लेकिन समस्या क्या है, एंडोडर्मिस के पास में नली जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे ये नली कास्पेरिन स्ट्राइप के द्वारा बंद हो जाता है, इस कारण से यहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं होगा। और एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं होगा तो दूसरा पाथवे खोजना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीम प्लास्टिक पाथवे। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, दो सेल के बीच में एक नली होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। पानी जो है ना सेल से बाहर निकलेगा ही नहीं, उस प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, ऐसे करके वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गया तो तू मुझे ये बता कि कौन सा फ्लो ऑफ वाटर तेज होगा, एपोप्लास्टिक या सीम प्लास्टिक? इतना बता दे तो मैं समझूंगा समझ में आ गया। एपोप्लास्टिक फास्ट होगा या सीम प्लास्टिक? चैट बॉक्स में बता मुझे। हो गया ना? कर दिया ना गड़बड़? और कोई? अदीबा बोल चुकी। ऐसा, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। और कोई? ओके तबस्सुम, वेरी गुड बेटा। ओके सवीना। हाँ देख, मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा फ्लो ऑफ वाटर तेज होगा। देख बेटा, नो डाउट सेम प्लास्टिक पाथवे जो है वो ठीक है, इसमें जो आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसको साइटोप्लाज्म से हो करके जाना पड़ता है, तो लेट लगेगा। लेकिन एपोप्लास्टिक में क्या है, ये गली है, इस गली में कोई नहीं है, दौड़ता हुआ भागता चला जाएगा। अलग बात है कि कास्पेरिन टाइप के पास में जाकर के उसको रुकना पड़ता है, लेकिन जहां तक ये दौड़ा तेजी से दौड़ा ना, हाँ, तो बोल सकते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे जो है ना वो फास्ट होगा इन कंपेयर टू सीम प्लास्टिक पाथवे। क्लियर? एपोप्लास्टिक पाथवे फास्ट होगा इन कंपेयर टू सीम प्लास्टिक पाथवे। क्लियर ना? ओके, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। चल एक दो क्वेश्चन और बता दे मुझे, वेरी गुड। मैं इसको मिटा दूं, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। चल ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ बेटा, देखता हूं मैं कितना तुम लोगों ने किया। ठीक है ना? चल ठीक है, ये मुझे बता, ये हमारा है रूट हेयर सेल। ठीक है ना? और ये हमारा है जाइलम। पानी को जाना है रूट हेयर सेल से जाइलम, पानी को रूट हेयर सेल से जाइलम जाना है। तो इस दरमियान पहला सेल जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला सेल जो आएगा, जल्दी बता चैट बॉक्स में। पहला सेल जो आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्या बात है, सबने पढ़ा, वेरी गुड, कॉर्टेक्स। ओके, उसके बाद वाला जो सेल आता है उसको क्या बोलेंगे? जल्दी। वेरी गुड बेटा, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, वेरी गुड। उसके बाद वाला बेटा? पेरिसाइकल, वेरी गुड, पेरिसाइकल। ओके, ये मुझे बता, एपोप्लास्टिक पाथवे का मतलब होता है बिना सेल के अंदर में एंट्री किए हुए पानी का जाना। समझना मेरी बात, एपोप्लास्टिक का मतलब होता है बिना बिना सेल में पानी का एंट्री किए हुए जाना। तो कौन सा ऐसा जगह है जहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे बंद हो जाता है, नहीं हो पाता है? बताना मुझे, कौन सा जगह है जहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं हो पाता है? एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, इंडोडर्मिस ना? इंडोडर्मिस, एक्सलेंट। तो इंडोडर्मिस के पास क्या होता है, कौन सी स्ट्राइप है बेटा जिसके कारण से पानी एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं कर पाता है? नाम बता इसका। वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कास्पेरियन स्ट्राइप। ओके। अच्छा एक बात और बता, ये कास्पेरियन स्ट्राइप किस चीज का बना हुआ होता है? मैं लिख देता हूं, ये बना हुआ होता है सबरीन नाम के केमिकल्स का, मेड ऑफ सबरीन। ओके, जो कि पानी को आगे नहीं जाने देता है। ओके, वेरी गुड बेटा। अच्छा ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे के समय में जो हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है सबरीन डिपोजिशन के कारण से, तो उससे बचने के लिए हमने सिम्प्लास्टिक पाथवे किया। एक सेल से पानी दूसरे सेल में डायरेक्ट चला जाएगा, जिस नली के जरिए जाता है उसको क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में। एक सेल से दूसरे सेल जिस नली के द्वारा जाएगा, वेरी गुड अदीबा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, चल ठीक है, एक्सेलेंट।
तो बेटा आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कैसे हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, कैसे हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। अगले क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो क्लास को आज यहीं पे पोस्टपोन करें, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड बेटा। चल ठीक है, तो लोग आराम कर, कल अपन डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, कल मिलते हैं। हाँ, बाय।